फ़िलासफ़ी स्कूल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो है बुद्धिज़्म। इससे पहले हमने फ़िलासफ़ी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हमने चरवाका की फ़िलासफ़ी पूरी तरीके से पढ़ी है। उसके बाद हमने जैनिज़्म का जो स्कूल है उसको पढ़ा है, डिटेल में हमने उसको अच्छे से किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट स्कूल हमारे पास है वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में हमने कुछ चीज़ें पहले ही डिस्कस की है। जैसे हमने जो बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी है, प्रतीत समुत्पाद, लाइक कॉज़-इफ़ेक्ट थ्योरी, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा डिटेल में। उसका आइडिया मैं आपको पहले दे चुका हूँ जो जैनिज़्म की फ़िलासफ़ी उसमें। तो इसमें हम जो कॉज़-इफ़ेक्ट थ्योरी है, प्रतीत समुत्पाद जिसको बोला जाता है, वो हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। उसके साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है द्वैदश निदान, जिसको बोलते हैं हम जन्म मरण साइकिल और व्हील ऑफ लॉ। इसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये सब टॉपिक है किसका, जो कॉज़-इफ़ेक्ट थ्योरी है, इसका सब टाइटल है। तीसरा हमारे पास जो है वो हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। जो हम ये साइकिल पढ़ेंगे इसका हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको अलग से लिखा हुआ है। फिर हम और एक थ्योरी पढ़ेंगे बुद्धिज़्म की, वो है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद के बारे में मैंने आपको आइडिया पहले दिया हुआ है, तो इसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो अगली थ्योरी है वो है निरत्मीयवाद। जो निरत्मीयवाद है उसका दूसरा नाम है अनात्मीयवाद और नो सोल थ्योरी। जो निरत्मीयवाद है, अनात्मीयवाद और नो सोल थ्योरी है, इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम इसकी जो बुद्धिज़्म की फेमस 8 फोल्ड पाथ है उसको पढ़ेंगे। जो 4 नोबल ट्रुथ्स है इसके बुद्धिज़्म के, हम उनको पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट पे जो है क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे बुद्धिज़्म की। तो हम शुरू करते हैं। पहले जो हमारी फिलॉसफी है वो है प्रतीत समुत्पाद। क्या है? प्रतीतीय समुत्पाद। प्रतीतीय समुत्पाद। इसको दूसरा जो जिस नाम से पुकारा जाता है वो है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा रिपीट करेंगे तो फिर याद आ जाएगा हमको। इसका जो और एक नाम है वो है रिलेटिव कॉजल थ्योरी ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, ये इसके 3 नाम हैं। एग्ज़ाम में कोई भी नाम हमें पूछा जा सकता है। बुद्धिज़्म अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया है, सबसे जो ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ है वो है ये वाली थ्योरी, जो प्रतीत समुत्पाद वाली थ्योरी है। ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो हो सकता है कि अगली बार जो क्वेश्चन आ जाएगा वो किसी और नाम पे आ जाएगा जो इसके बाकी नाम है। तो अगर हम प्रतीत समुत्पाद की बात करेंगे तो प्रतीत समुत्पाद जो है इसको बोला जाता है कि इट इज़ ए लॉजिकल कॉर्नर स्टोन और सेंट्रल थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट की जो बाकी थ्योरीज है, जो बुद्धिज़्म की जो बाकी थ्योरीज है, वो पूरी की पूरी थ्योरी इसी थ्योरी से डिट की गई है, प्रतीत समुत्पाद से। इसीलिए इसको लॉजिक कॉर्नरस्टोन और सेंट्रल थ्योरी ऑफ बुद्धिज़्म बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो प्रतीत समुत्पाद है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी इफेक्ट होता है हमारे पास, इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन कॉज। जब मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी वो कॉटन की, ऑयल की और लैम्प की, जिसमें कॉटन था, ऑयल था, फ्लेम थी, मैंने आपको बोला था उसमें अगर मेरे पास एक दिया है, ये मैं एक दिया बनाने की कोशिश थोड़ी सी करूँगा, तो इसमें हमारे पास ऑयल होगा, इसमें ये कॉटन का ये टुकड़ा है और इसमें इससे फ्लेम निकलती है। जब तक इसमें कॉटन है तब तक ये फ्लेम मेरे पास रहेगी, या जब तक मेरे पास ऑयल है तब तक ये फ्लेम मेरे पास रहेगी। अगर हम इनमें से किसी को भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो इसका इफ़ेक्ट है, जो है फ्लेम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये है बुद्धिज़्म की एग्जांपल, जिन्होंने बोला है कि जो इफेक्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉज। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट गेव राइज टू द नेक्स्ट थ्योरी, जिसको बोला जाता है
अनित्यवाद। ठीक है, अनित्यवाद की कहाँ से निकली है? प्रतीत समुत्पाद से। प्रतीत समुत्पाद ने ओरिजिन दिया है अनित्यवाद को, अकॉर्डिंग टू विच एवरीथिंग इज इम्परमानेंट इन नेचर। तो बुद्धिज्म की जो अगली थ्योरी है जो प्रतीत समुत्पाद से निकली है वह अनित्यवाद, जिसका कहना यह है कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में है वो परमानेंट नहीं है, वो इम्परमानेंट है। ठीक है, जिसको बोला जाता है अनित्यवाद। तो ये जो अनित्यवाद है इससे और एक थ्योरी का ओरिजिन हुआ है जिसको बोला जाता है क्षणिकवाद। ठीक है, क्षणिकवाद के बारे में आपको पहले ही बोला था कि एवरीथिंग इज मोमेंटरी नेचर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्रतीत समुत्पाद जो है वो सेंट्रल थ्योरी क्यों है, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद से ही अनित्यवाद का ओरिजिन हुआ है, इसी थ्योरी से क्षणिकवाद का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो जो ये क्षणिकवाद है इससे और एक थ्योरी का ओरिजिन हुआ है जिसको बोला जाता है निरात्मीयवाद। ठीक है, निरात्मीयवाद अकॉर्डिंग टू विच इस थ्योरी के हिसाब से जो सोल है, सोल इज चेंजेबल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले वाली थ्योरी है इसने कहा था कि हर कोई चीज़ जो दुनिया में है वो मोमेंट्री है। अगर मोमेंट्री है तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर ये मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है, मेरे पास एक कैंडल है जिसको मैं जलाऊंगा। अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि इस कैंडल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद टाइम। मैं इस कैंडल को 10 मिनट से देख रहा हूँ, ये कैंडल ऐसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। बट अगर मैं उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करूँ ना, 1 सेकंड में डिवाइड करूँ, फिर 1 सेकंड की फर्दर सेकंड माइक्रो सेकंड करूँगा, तो मैं देखूंगा कि हर एक टाइम पे, हर एक सेकंड पे, हर एक मिली सेकंड या माइक्रो नैनो सेकंड पे इस कैंडल में चेंज होती जा रही है। जो ये कैंडल अभी था, जो इसकी लेंथ अभी थी 1 सेकंड पहले, वो इसकी लेंथ इस टाइम पे नहीं है। तो इस तरीके से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है हर सेकंड पे, हर मोमेंट पे। तो अगर मेरे पास दूसरी एग्जांपल उन्होंने जो बुद्धिज्म ने दी, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो क्योंकि ये एक्चुअल एग्जांपल है जो उन्होंने अपनी बुक में, अपनी थ्योरी में लिखी है। दूसरा, अगर मैं एक रिवर एग्जांपल दे दूँ, एक जो रिवर होता है, जब ये रिवर फ्लो करता है तो आप देख सकते हो कि यू कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर। क्यों? क्योंकि जिस रिवर में आपने अभी इससे पहले बात किया था उसमें जो पानी यहाँ पे था उस टाइम पे, वो पानी अगले सेकंड में वहाँ पे नहीं होगा, वो आगे चला गया होगा। तो ऑल टुगेदर ये जो रिवर है हर मोमेंट है, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चेंज हो रहा है। इसीलिए हर कोई चीज़ जो है वो मोमेंट्री है। ये है बुद्धिज्म की क्षणिकवाद की जो फिलॉसफी है। तो इसके बेस पे जब हमने दूसरी फिलॉसफी डिटेक्ट की उसको बोलते हैं निरात्मीयवाद। निरात्मीयवाद का मतलब क्या है? सोल इज चेंजेबल नेचर। जो ये सोल है ये भी चेंजेबल है। तो आप एक चीज़ याद रखना, जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी ने गॉड को नहीं माना था, इनने गॉड पे कोई आंसर नहीं दिया था। बट जो सोल है, इनने सोल को माना, बट उन्होंने बोला जो ये सोल है ये चेंजेबल है, ये परमानेंट सोल नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है हर सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म की जो सेंट्रल थ्योरी है उससे हमने बाकी थ्योरीज को कैसे डिडक्ट किया है वो हमने आपको बता दिया आपके सामने। ठीक है, अब अगर मैं प्रतीत समुत्पाद पे वापस आ जाऊं, जो प्रतीत समुत्पाद की जो थ्योरी है इस पे मैं वापस आ जाऊं, तो हम देखते हैं कि प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है। प्रतीत समुत्पाद मतलब होता है कि ओरिजिन ऑफ इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन कॉज। यह है प्रतीत समुत्पाद जो हमारे पास थ्योरी है, इसका स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो प्रतीतीय मीन मतलब क्या होता है? प्रतीतीय मतलब होता है बेस्ड ऑन, या आप बोल सकते हो डिपेंडेंट ऑन। और जो समुत्पाद है इसका मतलब क्या होता है? समुत्पाद का मतलब होता है ओरिजिन। मतलब क्या है इनका? जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज डिपेंडेंट ऑन द कॉज। ठीक है, ये प्रतीत समुत्पाद का लिटरल मीनिंग है। दैट इज वाई दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव कॉजल थ्योरी। रिलेटिव कॉजल थ्योरी क्यों?
क्यों इसको रिलेटिव कॉजल थीटा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कॉज एंड इफेक्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर। जो कॉज है और जो इफेक्ट है ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव है। अगर कॉज है तो इफेक्ट है, अगर इफेक्ट है तो कॉज है, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव कॉजल थ्योरी। अभी तक कोई परेशानी इसको समझने में आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सी सरल सी लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लाना चाहता हूँ इस थ्योरी में, क्योंकि अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है इस थ्योरी में तो आगे जाके जो थ्योरीज है, फिलोसफीज़ है, वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी समझने में। मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल जिसको हम लेम लैंग्वेज बोल सकते हैं, उस लेम लैंग्वेज में आपको फिलोसफी समझाने की कोशिश करूँगा। पूरी फिलोसफी, चाहे वेस्टर्न फिलोसफी हो, इंडियन फिलोसफी हो, या रिलीजियस फिलोसफी हो, या इवन सोशो पोलिटिकल फिलोसफी हो, मैं हर किसी टॉपिक को बिल्कुल लूसिड अंदाज में, लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ताकि आपको कहीं पे भी दोबारा से इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बारी आपको जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, अगर आप यही नोट्स लिख लेते हो और इन्हीं को रिवाइज करते हो बार बार, या इन्हीं वीडियो को दोबारा से देख लेते हो, आई एम श्योर कि आपको जितने भी क्वेश्चन किसी भी स्टेट एग्जाम में आए होंगे अभी तक या आने वाले होंगे, आई गारंटी यू आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से लिख पाओगे। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हम मोटिवेटेड रहें। मैं आपको बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि हमारा मोटिवेटेड रहना आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर बटन दबाएं। ठीक है, तो रिलेटिव थ्योरी मैंने आपको बताया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रिलेटिव कॉजल थ्योरी। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? कॉज पे। द थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। क्यों? बिकॉज द ओरिजिन ऑफ द इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉज। जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ओरिजिन ऑफ इफेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एज फार एज कॉज एग्जिस्ट्स, इफेक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट्स। जब तक हमारे पास कॉज है तब तक हमारे पास इफेक्ट है। एज सुन एज कॉज इज डिस्ट्रॉयड, इफेक्ट गेट इज डिस्ट्रॉयड। पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये थ्योरी है इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो आप सिर्फ ये टर्म्स अगर लिख लोगे कहीं पे भी, बाकी आपको इसको पता है कि इसमें लिखना क्या है फर्दर, वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ साथ साथ में। फिर आप इसके साथ फेम, कॉटन और ऑयल की एग्जाम्पल दे के इसको आप जस्टिफाई करोगे। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, प्रतिसमत्पाद का मतलब है कि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हमारे पास इसका। अगर मैं देखूं, जो प्रतिसमुत्पाद है इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसको? दे हैव एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेशन टू द कॉज ऑफ सफरिंग्स। क्योंकि इन्होंने कॉज इफेक्ट थ्योरी दी है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हमारे पास कॉज ऑफ सफरिंग्स क्या है। क्योंकि इससे पहले बहुत कंट्रोवर्सी इस चीज़ पे थी कि सफरिंग्स कहाँ से आती है, क्यों आती है, उसका रीज़न क्या है। जो बुद्धिज़्म का सेकेंड नोबल ट्रूथ है, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग्स, जो सेकेंड नोबल ट्रूथ है बुद्धिज़्म का, इन जो प्रतिसमुत्पाद है इसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तीसरा इन्होंने जो काम किया था, इसने जो सेसेशन ऑफ सफरिंग्स था, जो थर्ड नोबल ट्रूथ है ना, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग्स एंड द सफरिंग्स कैन बी रिड्यूस, जो थर्ड नोबल ट्रूथ है बुद्धिज़्म का, उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। और जो और एक काम किया है इसने, जो हमारे पास लॉ ऑफ कर्मा है, जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो प्रतिसमुत्पाद है, इसने इसको भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, जो मैंने पहले बोला है कि हमारे पास दो फिलॉसफीज थी पहले, एक थी सत्कार्यवाद, दूसरी थी हमारे पास असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब क्या था? प्रेजेंट इफेक्ट थ्योरी। मतलब जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो पहले से कॉज के अंदर होता है, ये कोई न्यू इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्ट नहीं है। दूसरी जो हमारे पास फिलॉसफी थी वो थी असत्कार्यवाद। इसका मतलब क्या था? जो इफेक्ट है ये कॉज से कॉज में पहले से नहीं होता है, इसका न्यू ओरिजिन होता है। ठीक है, इसमें न्यू ओरिजिन है, इसमें न्यूनेस है, ये मैंने आपको पहले समझाया था।
अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए, जो ये सत्कर्यवाद की फिलॉसफी है इसको सपोर्ट किसने किया था। अब इसको याद रख सकते हो, सॉरी, एक है सांख्या ने सत्कर्यवाद को सपोर्ट किया है, रामानुजा ने सत्कर्यवाद को सपोर्ट किया है। उनकी फिलॉसफी में आपको ये चीज़ें दिखेंगी, सत्कर्यवाद वाली चीज़ें। और तीसरा है योगा। ये जो 3 बंदे थे इन्होंने सत्कर्यवाद की फिलॉसफी को सपोर्ट किया है। अब हमारे पास जो असत्कर्यवाद वाली फिलॉसफी है इसको भी तो किसी ने सपोर्ट किया था, इसको नया वैशेषिका ने सपोर्ट किया था। किसको? असत्कर्यवाद ने। अब फिलॉसफी जो हमारे पास मेन फिलॉसफी जो हम पढ़ने वाले थे वो है प्रतीत फिलॉसफी तो हमारे पास यही है, वो तो इसके बाकी इसके रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं आपको वो बता रहा था। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रतीत है इसमें 12 चीज़ें हैं। प्रतीत में देयर आर 12 पार्ट्स इन प्रतीत। ठीक है, 12 पार्ट इसमें है प्रतीत में। हम पहले बता चुके थे प्रतीत को, अब हम इसको अंदर जाके डिस्कस करेंगे इसमें क्या चीज़ है। ये जो 12 चीज़ें हैं, 12 मतलब 2, 10, 2 और 10 और निदान, इसको बोला जाता है 2, 10 निदान। इसके अंदर 12 चीज़ें हैं जो 2, 10 निदान है। 2, 10 निदान के फर्दर भी बहुत सारे नाम हैं जिसको बोला जाता है जन्म मरण चक्र। ठीक है, 2, 10 निदान का और एक नाम है जिसका नाम है जन्म मरण चक्र। उसका और एक नाम है वह है भाव चक्र। ठीक है, भाव चक्र इसका और एक नाम है। इसका और एक नाम है जो मैंने पहले बोला था, वह है व्हील ऑफ लॉ। एक ही थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तभी मैं सबको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना हो जाए आपको। ठीक है, तो जो हमारे पास ये द्वैदश निदान है, जो ये द्वैदश निदान है, इसने क्या कोशिश की है, इसने जो हमारे पास प्रेजेंट लाइफ होती है, या पहले हमारे पास पास्ट लाइफ होती है, पास्ट लाइफ है, फिर प्रेजेंट लाइफ है, फिर फ्यूचर लाइफ है। इसने इन तीनों लाइफ में आपस में जो कनेक्शन है उसको बताने की कोशिश की है कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है ये कैसे हमारी फ्यूचर लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, और जो हमारी पास्ट लाइफ थी वो कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इसके हिसाब से इसका जो साइकिल है उसको बोला जाता है जन्म मरण साइकिल। मैं ये साइकिल बनाने की कोशिश करूँगा इधर। ठीक है, ये हमारे पास ये साइकिल आधा ही बन गया, सॉरी। हाँ ठीक है, तो ये इसमें मैं 2 10 निदान का जो पूरा साइकिल है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो अपनी कॉपी पे, आपको जैसे भी बनाना आएगा आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करिए जैसे मैं ड्रॉ करूँगा। एग्जाम हॉल में भी आ जाएगा तो आपको डायरेक्टली उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूँ कहाँ से, पास्ट लाइफ से, पहले मैं पास्ट लाइफ से शुरू करूँगा, तो मेरे पास आएगी पास्ट लाइफ। ठीक है, इसको इधर उठाते हैं हम। ठीक है, अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूं तो पास्ट लाइफ में, एक मिनट, रबड़ कहाँ गया। ठीक है, रेड से बनाते हैं। मेरे पास आएगी पास्ट लाइफ, जो इससे पहले वाली लाइफ थी मेरी। उसमें क्या चीज़ था, मेरे को जो पहला मसला था, जो पहली चीज़ उसमें वह अविद्या। अविद्या मतलब क्या है? इग्नोरेंस। ठीक है, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अविद्या से कैसा, जब हम किसी चीज़ को के बारे में जानते नहीं अच्छे से तो हम इग्नोरेंस में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बॉन्डेज में फंस जाते हैं। अब बॉन्डेज में हम कैसे फंसते हैं, वो पूरा साइकिल है। तो अविद्या के बाद जो दूसरी चीज़ आती है उसको बोला जाता है संस्कार, या संस्कार भी इसको पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब है इम्प्रेशन ऑफ कार्मिक फोर्सेस। कर्मपुला याद करो फिर से, कर्मपुद्गला। जब हम इग्नोरेंस में पड़ जाते हैं तो हमारे पास जो कॉज है, इग्नोरेंस बेसिकली कॉज है, ये कॉज है। अब इस कॉज का इफेक्ट क्या है? वो है संस्कार। हमारे पास जो कार्मिक पार्टिकल्स हो जाते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हम बॉन्डेज में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ की बात होती है। उसके बाद हम आएंगे प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट लाइफ की बात करूं तो ये मेरे पास प्रेजेंट लाइफ होगी।
ये मेरे पास प्रेजेंट लाइफ है। अब इस प्रेजेंट लाइफ में क्या है, अब कार्मिक पार्टिकल्स आ गए, उसके बाद डेवलप होता है विज्ञान, नई लाइफ शुरू होगी, विज्ञान। इसको विज्ञान पढ़ नहीं पढ़ते, विज्ञान पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है इनिशियल कॉन्शियसनेस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम इनिशियल कॉन्शियसनेस ऑफ एम्ब्रियो पे आ जाए। इनिशियल कॉन्शियसनेस एम्ब्रियो है ना, ये इफेक्ट है किस चीज़ का, संस्कार का। संस्कार इसके लिए कॉज है, इसको याद रखना। अब विज्ञान आ गया, विज्ञान की वजह से जो डेवलप हो जाता है इफेक्ट, उसको बोलते हैं नाम रूप। नाम रूप, नाम रूप मतलब क्या होता है, साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म। जब सेंस ऑर्गन डेवलप होगी, जब कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, उसके बाद साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन हो जाता है नाम रूप। तो नाम रूप है, ये इफेक्ट है विज्ञान का, विज्ञान इसके लिए कॉज बन जा रहा है। तो ये सब कॉजल रिलेशन है, एक दूसरे का कॉज है। अब नाम रूप के बाद क्या होता है कि हमारे पास डेवलप हो जाते हैं सदियातन। क्या हो जाते हैं, सदियातन। सदियातन मतलब क्या होता है, हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, 6 सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो जाती है। एक तो हमारे पास 5 है जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स है, प्लस आप सोच रहे होंगे 6 कैसे, माइंड है। माइंड जो है वो हमारे पास इंटरनल सेंस ऑर्गन है। ठीक है, बाहर 5 तो बाहर से देख सकते हो। ये जो छठा वाला है, तो ये सदियातन 6 सेंस ऑर्गन इससे डेवलप हो जाते हैं। तो ये रेड कलर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मैं वाइट यूज़ करूँगा। ओके, तो वाइट से थोड़ा ठीक लगेगा, और इसको मैं पतला करूँगा हल्का सा ताकि स्पेस बच जाए। ठीक है, तो सदियातन की वजह से क्या होता है कि जब मेरे पास सेंस ऑर्गन डेवलप हो गए, तो सेंस ऑर्गन की वजह से जो मेरे में डेवलप हो जाता है वो है स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है टच। सेंस ऑर्गन का मतलब, जब सेंस ऑर्गन डेवलप हो गए तो क्या हो जाएगा डेवलप, टच डेवलप हो जाएगा। जो मैं टच फील करता हूँ वो सदियातन, तो टच इफेक्ट हो गया, ये कॉज हो गया इसका। ठीक है, अब टच डेवलप हो गया, उसकी वजह से मेरे में आएंगी वेदना, इसको बोला जाता है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी इसकी वजह से, इसका इफेक्ट हो गया। अब फीलिंग्स जो ही आ जाएंगी मेरे के अंदर, तो इसके बाद जो मेरी डेवलप हो जाता है वो है त्रस्त मतलब क्या होता है, थर्स्ट या जिसको बोला जाता है क्रेविंग। ठीक है, तो फीलिंग की वजह से मेरे में क्रेविंग आ जाएंगी। आप इसको खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे हो सकता है ये चीज़। तो ये साइकिल है, साइकिल त्रस्त हुआ। अब त्रस्त जब हो गया, मेरे अंदर में फीलिंग डेवलप होगी, तो इसके बाद जो डेवलप होगा वह उपादना। उपादना को बोलते हैं डिज़ायर्स। फीलिंग के बाद डिज़ायर आ जाते हैं, या इनको बोला जाता है मेंटल क्लिंगिंग। मेंटल क्लिंग इसमें डेवलप हो जाएगा मेरे पास उपादना। ठीक है, उपादना डेवलप जब हो गया, इसके बाद जो डेवलप हो जाएगा उसको बोला जाता है भाव, BHAVA। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव का मतलब है, ये बस निदान है, इसको बीच में लिखेंगे। भाव का मतलब हो जाता है, ये कहाँ गया सर, भाव का मतलब है टेंडेंसी टू टेक बर्थ। ठीक है, टेंडेंसी टू टेक बर्थ। क्यों, क्योंकि मेरे पास डिज़ायर होगी। जब मेरे पास डिज़ायर आएगी तो मैं चाहूँगा कि मैं जन्म ले लूँ इस दुनिया में। अब जब मैंने जन्म ले लिया, अब मुझे इस दुनिया में आना है, तो मैं फ्यूचर में पहुँच गया। जो मेरी फ्यूचर लाइफ है, फ्यूचर लाइफ में शुरू हो जाता है पहला जो साइकिल है वो है जाति। जाति मतलब टू टेक बर्थ। पहला वाला जो था ना, ये सिर्फ टेंडेंसी था। भाव जो था वो टेंडेंसी टू टेक बर्थ है। जो फ्यूचर लाइफ में जब आएगा तो मैं जाति में आऊँगा, तो टेक बर्थ, मैं बर्थ ले लूँगा। अब जब बर्थ ले लूँगा, फिर क्या हो जाएगा, बर्थ के बाद एंड क्या आएगा, जन्म मरण। इसको मैं रब कर लेता हूँ, जन्म मरण। ठीक है, जन्म मरण मतलब क्या होता है, ओल्ड एज प्लस डेथ। ये मेरे पास पूरा साइकिल है द्वैदश निदान का। इसको आप ड्रॉ करिए जैसे आपको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे एग्जाम में लिखना है। जब भी आपको प्रत्यक्ष समुद्रपात का क्वेश्चन आ जाएगा, वो आप लिखने के बाद इसको ये 12 वाले इसके पार्ट लिखेंगे। अविद्या, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूँगा, मैं आपको ट्रिक एक बताऊँगा इसको याद करने की। एक है अविद्या, एक है संस्कार, एक है विज्ञान, एक है नाम रूप, एक है सदियातन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा। इसको मैं
कलर में दूसरे कलर में डाल देता हूँ ताकि ये देखिए, हमको इस कलर में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो है वह अविद्या। अविद्या के बाद हमारे पास आता है संस्कार। ठीक है, संस्कार के बाद हमारे पास आता है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के बाद हमारे पास आता है नाम रूप। ठीक है, नाम रूप के बाद हमारे पास आता है सद्यातन। सद्यातन के बाद जो हमारे पास अगला वो है स्पर्श या स्पर्श जिसको बोल सकते हैं। फिर आता है वेदना। ठीक है, वेदना के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वह आएगा त्रस्न के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वह आएगा उपादना। उपादना के बाद जो आएगा वो आएगा भाव। भाव के बाद आएगा जाति। जाति के बाद आएगा जन्म और मरण। ये हमारे पास है बर्थ साइकिल। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए, ये कैसे और ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रहनी चाहिए। तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा इसको याद रखने की। मैंने इसको एक कोड बनाया था ऐसे खुद से। आज से तीसरा क्या है, वेद विज्ञान वहाँ नहीं सोना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब वहाँ तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे। आज से हम वहाँ नहीं बैठेंगे। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सद्यातन, ठीक है, स्पर्श, वेदना, त्रस्न, उपादना, भाव, जाति और जन्म और मरण जाएंगे। हाँ, जाएंगे ट्वाइस आप कर सकते हो। एक है जाति और दूसरा है जन्म मर्ग। ठीक है, ये पूरा साइकिल आप इसको याद रख सकते हो इसी फॉर्म में, ताकि आपको एग्जाम में जब भी आपको ये लिखना होगा आप इसी सीरीज में लिखोगे। और जब आपको इसको डिटेल में समझाना होगा किसी को, तो ये आप समझो तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, इस तरीके से ये कॉज है, इसका इफेक्ट है। ठीक है, सब ऐसे साइकिल में बनाओगे तो आपको पूरी तरीके से ये समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या था कि अगर इसको एक बार आपको समझा दूं, इस साइकिल को पूरी तरीके से समझाऊं, इस साइकिल में क्या है। ये साइकिल शुरू हो जाता है, ये बोला जाता है कि सफरिंग्स इन द लाइफ इज ड्यू टू, किसकी वजह से सफरिंग्स है? अविद्या की वजह से, या अविद्या की वजह से सफरिंग्स नहीं है, जन्म मरण का साइकिल है, उसकी वजह से दुनिया में सफरिंग है, तभी आप ये साइकिल बार बार रिपीट कर जाते हो। और बर्थ और रिपीट जो है, जो बर्थ है, जो बर्थ का साइकिल है, जो ये बर्थ और रिबर्थ का साइकिल है, देखो ये इग्नोरेंस है ना, इग्नोरेंस अविद्या, इसकी वजह से आप आ जाते हो इसमें, किसमें? जन्म मरण साइकिल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाति है ये बर्थ साइकिल का, जो बर्थ और रिबर्थ का जो साइकिल है, ये है जन्म मरण साइकिल की वजह से। तो जो हमारे पास विल होती है, बाव, टेंडेंसी टू टेक बर्थ, ये किसकी वजह से है? विल टू बॉर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू, किसकी वजह से है? किलिंगिंगनेस की वजह से। जो मेरे पास किलिंगिंगनेस होती है, उपादना जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से मैं इसमें आ जाता हूँ। फिर इसकी वजह से उपादना किसकी वजह से होती है? त्रस्न की वजह से। त्रस्न की किसकी वजह से है? वेदना की वजह से। वेद स्पर्श की वजह से, ये सद्यातन की वजह से, फिर नाम रूप, फिर विज्ञान। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है, जिसको बोला जाता है द्वैदश निदान। ठीक है, इसके आगे आप कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रहेगा तो आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले हम एक मिनट इसको चेक करते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो है, देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रतिसंपद गिवन बाय डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। जो फिलॉसफी के बाकी स्कूल है ना, उन्होंने प्रतिसंपद के बारे में क्या क्या बोला है, अब हम वो देखेंगे। जो पहला जो फिलॉसफी का स्कूल था वो था हीनियन। जो हीनियन स्कूल है ना, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है किसकी? प्रतिसंपद की। आपको पता बुद्धिज्म के दो स्कूल है, एक था हीनियन जो पहला वाला स्कूल था ऑर्थोडॉक्स वाला, जो दूसरा है वो है महायान जो दूसरा वाला था, जो अनऑर्थोडॉक्स थे, या जिनको बोला जाता है कि वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। तो हीनियन स्कूल ने क्या बोला था? हीनियन स्कूल ने इसके लिए एक्सप्लेनेशन दी, बोला जाता है रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ, रियलिस्टिक, एक मिनट,
रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रतिसमुत्पाद बाय हिनियन स्कूल। इस स्कूल ने क्या बोला था? इस स्कूल ने बोला था जो प्रतिसमुत्पाद है ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को? रियलिज्म को। ये सपोर्ट करता है रियलिज्म को, मतलब जिसमें बोला जाता है कि देयर इज जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका रिलेशन क्या है बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ। उनका रियलिज्म आपने पता है ना, जिसमें मैंने एस वाला पढ़ाया था, सेपरेट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है किसको? नोवर की नोबल से, उसको रियलिज्म बोला जाता है। तो जो हिनियन का कहना है कि जो ये प्रतिसमुत्पाद है इट एक्सप्लेन्स द रियल रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू देम ऑब्जेक्ट्स लाइक नोवेबल एग्जिस्ट सेपरेट। जो नोवेबल है इसका अलग रिलेशन से है किससे? नोवर से। नोवर के पास कोई अपना आइडिया नहीं होता है, वो सिर्फ नोवेबल को उस तरीके से देता है जो इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। ठीक है, ये प्रतिसमुत्पाद का कॉज है। प्रतिसमुत्पाद यही बोलता है ना कि अगर ये कॉज है ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, ये इस पर डिपेंडेंट है बट इसका अपना ओरिजिन है, इसका अपना ओरिजिन है। ठीक है, इस तरीके से जो नोवर है वो नोवेबल है, इनका आपस में भी सेपरेट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये प्रतिसमुत्पाद मानता है अकॉर्डिंग टू किसके? हिनियन स्कूल के हिसाब से। ये पहला वाला इसमें हो गया। जो दूसरा स्कूल है वो बोला जाता है वो है योगाचार विज्ञानवाद स्कूल। योगाचार विज्ञानवाद स्कूल है। जो योगाचार विज्ञानवाद स्कूल है ये इसकी अपोजिट बोलते हैं। ये बोलते हैं जो प्रतिसमुत्पाद है इट डजंट सपोर्ट, इट डज नॉट सपोर्ट, आज जिसको बोला जाए इज डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मेंटल रियलिटीज जो होती है, एक्स्ट्रा मेंटल रियलिटीज जो होती है ये उसको डिफाइन नहीं करता रहा। बिकॉज क्यों? बिकॉज दे हैव डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को ही डिनाई कर दिया है। जो रियलिज्म वाले होते हैं ना, आइडियलिज्म वाले जो होते हैं, योगाचार वाले पहले रियलिज्म वाले थे, ये आइडियलिज्म वाले। इनका कहना होता है हमारे पास जो भी चीज़ें होती है वो सिर्फ मेरे आइडियाज़ होती है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सब हमारे पास एक आइडिया होता है, उसकी वजह से हम जनरेट करते हैं एक आइडिया जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये उसके अपोजिट है। तो योगाचार विज्ञानवाद उसके अपोजिट थे। इनका कहने का मतलब है कि सब चीज़ें जो दुनिया में हैं देयर आर नो एक्स्ट्रा मेंटल रियलिटीज इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, जिनकी कोई सेपरेट डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये योगाचार विज्ञानवाद की एक्सप्लेनेशन है। तो जो पहली एक्सप्लेनेशन थी जो हिनिया ने दी थी उसके अपोजिट वाली जो एक्सप्लेनेशन थी वो योगाचार विज्ञानवाद ने दी थी। अब जो तीसरा जो एक्सप्लेनेशन स्कूल ने दी थी वो है हमारे पास माध्यमिक शून्यवाद। जो माध्यमिक शून्यवाद हमारे पास, ये स्कूल हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये स्कूल हम पूरे पढ़ेंगे अच्छे से। ये माध्यमिक शून्यवाद, इसकी जो फिलॉसफी है ना, पहले मैं ये बता दूँ ये किसने प्रपोज की थी? नागार्जुन ने। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें भी आप ही पढ़ सकते हो, ये कहीं पीटी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो माध्यमिक शून्यवाद है इसकी फिलॉसफी किसने प्रपोज की थी। यूपीएससी प्री में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो माध्यमिक शून्यवाद की फिलॉसफी जो है, इनका कहना है कि जो प्रतिसमुत्पाद है इसके 2 फॉर्म्स हैं। माध्यमिक शून्यवाद के हिसाब से जो प्रतिसमुत्पाद है इसके 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म होता है प्रैक्टिकल फॉर्म, एक है प्रैक्टिकल फॉर्म, जो दूसरा है उसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल फॉर्म माध्यमिक शून्यवाद के हिसाब से। अब जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल फॉर्म के हिसाब से प्रतिसमुत्पाद इज अ रिलेटिव थ्योरी, रिलेटिव कॉजल थ्योरी। इसके हिसाब से जो हमने पहले भी पढ़ी है, कहते हैं कि जो प्रतिसमुत्पाद है ये एक रिलेटिव कॉजल थ्योरी है। ठीक है, मतलब क्या है कि नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, ये
प्रैक्टिकल फॉर्म में बोला जाता है। जो प्रैक्टिकल फॉर्म बोला जाता है, जो माध्यमिक शून्यवाद ने बोला है कि नागार्जुन की जो थ्योरी है, इसके हिसाब से जो प्रतीत समुत्पाद है, इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ कॉजल थ्योरी, रिलेटिव कॉजल थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि हर कोई चीज़ जो होती है दुनिया में वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती है इस यूनिवर्स में, ठीक है। उसको बोला जाता है स्वभाव शून्य या रिलेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतीत समुत्पाद है वो सपोर्ट करता है रिलेटिविटी को फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, के हिसाब से, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रतीत समुत्पाद है वो क्या है, वो एक रिलेटिव कॉजल थ्योरी है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इन दिस वर्ल्ड। हर कोई चीज़ जो दुनिया में है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक स्वभाव शून्य है, वो एक रिलेटिव चीज़ होती है, जिसकी वजह से हम बोला जाता है कि प्रतीत समुत्पाद जो रिलेटिव को सपोर्ट करता है। अब जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो है ट्रांसडेंटल फॉर्म। ट्रांसडेंटल फॉर्म में क्या बोला जाता है कि हाँ, इसमें बोला जाता है जो प्रतीत समुत्पाद है ये सपोर्ट करता है किसको, इनडिस्क्राइबेबिलिटी को, समुत्पाद है ये इनडिस्क्राइबेबिलिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अल्टीमेट रियलिटीज़ दुनिया में है, जो भी अल्टीमेट रियलिटीज़ दुनिया में है वो क्या है, हमारे पास इनडिस्क्राइबेबल है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएं। एक बार मैं बोल के भी चला जा सकता हूँ, बट मुझे पता है कि चीज़ें समझ नहीं आती है। तो इसके हिसाब से जो भी अल्टीमेट रियलिटीज़ है वो उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। दे आर डिवाइड ऑफ डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, उसको बोला जाता है प्रपंच शून्य। रुको, इसको स्पेलिंग में ठीक से करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये आपको एक्चुअल में आनी चाहिए। प्रपंच शून्य का मतलब होता है प्रपंच शून्य, ठीक है। मतलब जितनी भी अल्टीमेट रियलिटीज़ है उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं फ्रॉम ट्रांसडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये है दो फॉर्म्स किसकी, जो माध्यमिक शून्यवाद ने एक्सप्लेनेशन दी थी, किसकी, प्रतीत समुत्पाद की, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारे पास, बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा इसके लिए, ठीक है। अब क्या हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ प्रतीत समुत्पाद। बोला जाता है कि इसका पहला क्रिटिसिज्म है कि अगर ये चीज़ थ्योरी सही है तो हमारे लिए मेमोरी, नॉलेज, रिकॉग्निशन को मानना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर प्रतीत समुत्पाद के हिसाब से हर कोई चीज़ अगर मोमेंट्री है, हर कोई चीज़ अगर परमानेंट नहीं है, तो हमें कैसे कोई चीज़ याद रहती है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल हम अभी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, अगर मैं फिलॉसफी अभी समझ रहा हूँ तो मैं अभी 10 मिनट के बाद चेंज हो जाऊँगा। इसका मतलब जो मैंने 10 मिनट पहले फिलॉसफी पढ़ी थी वो भी चेंज हो जाएगी मेरे साथ ही। मेरा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो मेरे अंदर जो फिलॉसफी है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरी मेमोरी है, मेरी मेमोरी में जो चीज़ें वो सही है, जो मैं नॉलेज गेन करता हूँ वो सही है, या मैं जिस इंसान को भी पहचान रहा था फिर मैं उसको 10 सेकंड के बाद पहचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो चेंज हो चुका था पूरी तरीके से। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी ये प्रॉब्लम है। तो दूसरी जो है इसकी प्रॉब्लम वो है अविद्या। हम बोलते हैं कि अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ इग्नोरेंस, ये रूट कॉज है। अब रूट कॉज अगर यह है तो फिर इसका कॉज क्या है। रूट कॉज मतलब ये है, अगर मेरी ट्री है, इसका रूट है, इस रूट का क्या कॉज है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है अच्छे से। तीसरा ये बोला जाता है कि जो ये थ्योरी है ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये की गई थी, या इमिटेशन है, इमिटेशन ऑफ, उसको बोला जाता है ब्रह्मचक्र ऑफ, जो उपनिषद थ्योरी है उसको बोला जाता है ब्रह्मचक्र। बोला जाता है कि उसकी थ्योरी है, ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये इसका तीसरा क्रिटिसिज्म है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रतीत समुत्पाद की। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो मैंने पहले बोला कि कॉर्नर स्टोन है,
जिससे बाकी फिलॉसफीज़ को हमने डिराइव किया था। और इसमें क्या हुआ कि इस फिलॉसफी ने बाकी फिलॉसफीज़ को लेटर में डेवलप किया है। डेवलपमेंट ऑफ लेटर थ्योरीज, ये है इस पूरे का इम्पोर्टेंस। तो हमने ये ख़त्म कर दिया है। जो प्रतीत समुत्पाद की थ्योरी है उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। द्वैधात्मता हमने पढ़ा था, इसकी क्रिटिसिज्म पढ़े हमने, इसके हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है। अब हम आगे जाके जो बुद्धिज्म की बाकी थ्योरीज है उनको पढ़ेंगे।